हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल और MPPSC क्रैश कोर्स फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ये हमारी थर्ड क्लास है। इसके पहले हमने फर्स्ट क्लास में MP का मैप देखा था। सेकंड में हमने MP की हिस्ट्री, जो कि अभी कंटिन्यू हमारी चली रही है, वो हमने पाषाण काल से लेके मौर्य काल तक देखा था। आज हम मौर्य काल से आगे यानी शुंग वंश, सातवाहन वंश, फिर बोधि वंश, वाकाटक वंश, गुप्त वंश हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम जब भी अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हम थोड़ा सा पुराना रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था आदमगढ़। याद है कुछ आदमगढ़ के बारे में? बताओ जल्दी से, कहाँ पे था आदमगढ़, किस लिए फेमस था, क्या था, उसकी खोज किसने की थी, जल्दी से बता दो। तो आदमगढ़ के बारे में हम पढ़ा था हमने, तो आदमगढ़ कहाँ था? होशंगाबाद में था। वेरी गुड। आदमगढ़ कहाँ था? होशंगाबाद में था। खोज किसने की थी? RB जोशी ने की थी। कब की थी? 1964 में की थी। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है? गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है और ये किसका अभिलेख है? कौन सा कालीन अभिलेख है ये? तो जल्दी से बता दो फटाफट, किसका अभिलेख है? गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है? वेरी गुड, गुर्जरा अभिलेख दतिया में है। कहाँ पे है? दतिया में है। और ये मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप है। क्या है? मौर्यकालीन बौद्ध अभिलेख है। ठीक है। और अशोक के अभिलेख किसने पढ़े थे और किसने खोजे थे? याद आया कुछ? अशोक की मम्मा उसको टिफ़िन के लंच बॉक्स में थेपले देती हैं, तो किसने पढ़े थे? अशोक के शिलालेख किसने पढ़े थे? टिफ़िन थैलर ने। और उसको खोजे थे, ये तो खोजे थे, और पढ़े किसने थे? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब मुझे बता दो अशोक का जो कलिंगा युद्ध अशोक ने कब किया था? 261 ईसी पूर्व में। ठीक है। अब मुझे बता दो जल्दी से कि मौर्य वंश का शासन कब से कब तक था? तो मौर्य वंश का शासन था 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है। फिर मौर्य वंश के बाद आता है शुंग काल यानी शुंग वंश। शुंग वंश का शासन काल कब से कब तक है? 185 से 72 ईसा पूर्व। इसके पहले मौर्य काल था। मौर्य काल 323 से 185, फिर आ गया शुंग वंश 185 से 72 ईसा पूर्व। ठीक है, वेरी गुड। अब मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था मौर्य वंश का संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहद्रथ। ये था मौर्य वंश का अंतिम शासक। ठीक है। तो बृहदत्त जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी हत्या? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने हत्या कर दी थी इसकी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। किसकी नींव डाली थी? शुंग वंश की नींव डाली थी। कब डाली थी? 185 में। और ये वंश कब से कब तक चला? 185 से 72 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो मौर्य काल के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके एक नए वंश की नींव डाली, जिसका नाम था शुंग वंश। क्या नाम था? शुंग वंश। शुंग वंश 185 से 72 ईसा पूर्व था। ये जो शुंग वंश के जो पूर्वज थे वो कहाँ के थे? उज्जैन के थे। ये क्वेश्चन MPPSC ने पूछा है। आई थिंक 2018 में पूछा है या 17 में पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शुंग वंश के पूर्वज कहाँ के थे। तो शुंग वंश के जो पूर्वज थे वो कहाँ के थे? उज्जैन के थे। कहाँ के थे? उज्जैन के थे। ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने जब स्थापना की थी तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा।
क्या बनाई थी? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाई विदिशा, और यहाँ का राज्यपाल उसने नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? उसका पुत्र था, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र। ठीक है, तो अग्निमित्र को यहाँ का यानी विदिशा का राज्यपाल बना दिया था। किसने? पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश चला 185 से 72 ईसा पूर्व, और इनके पूर्वज कहाँ के थे? उज्जैन के थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाई विदिशा, और क्या किया? विदिशा में राज्यपाल नियुक्त किया। किसको? अग्निमित्र को। अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, बेटा था। इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? कालिदास का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका थी मालविका, उनकी कहानी है। तो ये उस ग्रंथ से हमें पता चलता है, मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाकर वहाँ पे अग्निमित्र को राज्यपाल बनाया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने पहले भी जब मौर्य काल अपन पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने पढ़ा था सांची का स्तूप कहाँ था? रायसेन में था, है ना। किसने बनवाया था? अशोक ने। तभी मैंने बताया था कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन स्तूप के जो तोरण द्वार होते हैं उसका निर्माण शुंग वंश के शासकों ने करवाया था, है ना। जो स्तूप, सांची के स्तूप के तोरण का निर्माण शुंग वंश के शासकों ने करवाया था, और लेकिन जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था अशोक ने। ठीक, शुंग वंश का ही एक शासक था, क्या नाम था? भागभद्र। क्या नाम था? शुंग वंश का एक शासक था जिसका नाम था भागभद्र। ठीक, तो भागभद्र के शासन काल में एक शासक था ये शुंग वंश का। तो भागभद्र के शासन काल में एक यवन राजदूत आया। कौन आया? यवन राजदूत आया। यवन का राजदूत था वो। क्या नाम था उसका? हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस नाम था। ठीक, ये आया तो ये भागवत धर्म से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। कौन सा धर्म से प्रभावित हुआ? भागवत धर्म से। हेलियोडोरस कब आया? भागभद्र के शासन काल में आया। भागभद्र शुंग वंश का एक शासक था। तो हेलियोडोरस किस धर्म से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? भागवत धर्म से। ठीक है, हेलियोडोरस भागवत धर्म से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने विदिशा, तब विदिशा को क्या बोलते थे? विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? बेसनगर। बेसनगर में उसने क्या किया? बेसनगर में उसने विदिशा यानी विदिशा अर्थात बेसनगर में उसने एक विष्णु जी का मंदिर, विष्णु की भक्ति से, विष्णु जी से इतना प्रभावित हुआ, वो भागवत धर्म से प्रभावित था, विष्णु जी को इतना मानने लगा कि एक विष्णु जी का मंदिर बनवा दिया उसने। ठीक है, विष्णु मंदिर बनवाया, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, और मंदिर के सामने एक स्तंभ का निर्माण करवाया जिसे गरुड़ स्तंभ बोला गया। क्या बोला गया? गरुड़ स्तंभ बोला गया। ठीक, फिर बाद में उसे हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बोला जाने लगा। उसे किसका स्तंभ बोला जाने लगा? हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। कहाँ पे है? विदिशा अर्थात बेसनगर। प्राचीन समय में विदिशा को क्या बोलते थे? बेसनगर बोलते थे। तो बेसनगर विदिशा में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, जिसे वहाँ के लोग आज भी किसके नाम से जानते हैं? खाम बाबा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? खाम बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है,
हम क्या पढ़ रहे थे? शुंग वंश। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? मौर्य काल। कब से कब तक था मौर्य काल? जल्दी से बता दो फटाफट, मौर्य काल कब से कब तक था? बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। मौर्य काल था 323 से 185 ईसा पूर्व। कब से कब तक था? 323 से 185। फिर क्या आया? शुंग वंश। कैसे आ गया? क्योंकि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और किस वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। ये वंश कब से कब तक चला? 185 से 72 ईसा पूर्व तक। कौन, किसने स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने। इस शुंग वंश के जो पूर्वज थे कहाँ के थे? उज्जैन के थे। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ है। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? विदिशा में बनाई। और वहाँ का राज्यपाल किसको नियुक्त किया? अग्निमित्र को नियुक्त किया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। शुंग वंश का एक और शासक हुआ, क्या नाम था? भागभद्र। भागभद्र यवन का राजदूत था। भागभद्र के शासन काल में कौन आया? यवन राजदूत। क्या नाम था? हेलियोडोरस। किस धर्म से प्रभावित हुआ हेलियोडोरस? भागवत धर्म से प्रभावित हुआ। भागवत धर्म, उसने क्या किया? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ निर्माण करवाया? विदिशा में निर्माण करवाया। और वहाँ उसके सामने एक स्तंभ का निर्माण करवाया। क्या नाम था उस स्तंभ का? गरुड़ स्तंभ। उसको किस स्तंभ के नाम से बोलते हैं? हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ के नाम से बोलते हैं। वहाँ के लोग इसको किस नाम से जानते हैं? खाम बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? कोई प्रॉब्लम नहीं। शुंग वंश के अंतिम शासक था, स्थापना तो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम शासक कौन था? देवभूति या देवभूमि। कौन था? देवभूमि या देवभूति। ठीक, तो पुष्यमित्र शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि या देवभूमि की भूति की हत्या किसने कर दी थी? वासुदेव ने। किसने की? वासुदेव ने। और कौन से वंश की नींव डाली? कण्व वंश की नींव डाली। कौन से वंश की नींव डाली? कण्व वंश की नींव डाली। हमारा शुंग वंश समाप्त होता है। इसमें बताओ ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो? बहुत एकदम शॉर्ट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है बिल्कुल ये सब चीज़ें। मेंस के लिए होता तो अभी बहुत डिटेलिंग होती, बहुत कुछ अभी और पढ़ना होता। सिर्फ प्री के लिए मेन चीज़ चल रही है। शुंग वंश का शासनकाल 185 से 72। किसने स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने। कैसे स्थापना की? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके की। पूर्वज कहाँ के थे? उज्जैन के थे। और पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी क्या बनाई? विदिशा। वहाँ का राज्यपाल किसको नियुक्त किया? अग्निमित्र को। किसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? कालिदास के ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। फिर एक और शासक था शुंग वंश का, कौन था? भागभद्र। भागभद्र के शासनकाल में कौन आया? यवन का राजदूत हेलियोडोरस आया। हेलियोडोरस किस धर्म से प्रभावित हुआ? भागवत धर्म से प्रभावित हुआ। उसने क्या किया? विदिशा में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। उसके सामने गरुड़ स्तंभ बनवाया, जिसे वहाँ के लोग आज भी खाम बाबा के नाम से जानते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूमि या देवभूति। उसकी हत्या किसने कर दी? वासुदेव ने। और किस वंश की नींव डाली? कण्व वंश की नींव डाली। ठीक, ओके, शुंग वंश समाप्त। नेक्स्ट बढ़ेंगे कुषाण वंश। क्या पढ़ रहे हैं हम? कुषाण वंश। कुषाण वंश एक विदेशी वंश था। कौन सा वंश था? विदेशी वंश था। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजुल कैडेफिसिस। किसने की थी? कुजुल कैडेफिसिस। कुषाण वंश एक विदेशी वंश था। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कैडेफिसिस ने की थी। ठीक है, कुजुल कैडेफिसिस ने
अपनी राजधानी क्या बनाई थी? पुरुषपुर। कहाँ थी पुरुषपुर? मथुरा में। कहाँ थी? मथुरा में। कुषाण वंश एक विदेशी वंश था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कैडेफिसिस। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर, मथुरा में। ठीक है। कुजुल कैडेफिसिस के बाद इसका एक अन्य, जस्ट इसके बाद नहीं, बहुत सारे अन्य शासक हुए, हम तो सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो कुजुल कैडेफिसिस के बाद एक अन्य शासक हुआ जिसका नाम था विम कैडेफिसिस। क्या नाम था? विम कैडेफिसिस। क्या नाम था? विम कैडेफिसिस। ठीक है। विम कैडेफिसिस क्यों पढ़े हम? क्योंकि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। विम कैडेफिसिस का सिक्का हमें विदिशा से मिला है। कहाँ से मिला है? विदिशा से मिला है। विम कैडेफिसिस का एक सिक्का हमें विदिशा से मिला है। कुषाण वंश का ही एक अत्यंत सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। कौन हुआ? कनिष्क। सब जानते हैं कनिष्क के बारे में, है ना, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली शासक था। किस वंश? अब कनिष्क क्वेश्चन में आ सकता है। कनिष्क किस वंश का था? तो कनिष्क था कुषाण वंश का। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कैडेफिसिस। उसके अलावा एक और शासक हुआ विम कै। ये पूछेगा कि कुषाण वंश के किस शासक के सिक्के हमें विदिशा से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण वंश के विम कैडेफिसिस के सिक्के हमें विदिशा से मिले। ठीक है। फिर आएगा सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ कुषाण वंश का? इस वंश का कौन हुआ? कनिष्क हुआ। कनिष्क के सिक्के हमें कहाँ से मिले? कनिष्क के सिक्के हमें हरदा शहडोल से मिले। हरदा से भी मिले और शहडोल से भी मिले। ठीक है। कनिष्क के सिक्के हमें कहाँ से मिले? हरदा और शहडोल से मिले। कनिष्क के बारे में एक और बात है कि कनिष्क ने उज्जैन में शक राज करते थे। तो कनिष्क ने उज्जैन के शकों को पराजित किया। कनिष्क ने क्या किया? उज्जैन के शकों को पराजित किया। कुषाण वंश का एक शासक था जिसका नाम था वासुदेव। अंतिम शासक था। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। इसके सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? इसके सिक्के हमें मिले हैं जबलपुर से। कहाँ से मिले इसके सिक्के? हमें जबलपुर से मिले हैं। ठीक है। कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण वंश एक विदेशी वंश है। संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना किसने की थी? कुजुल कैडेफिसिस ने। इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर, मथुरा बनाई। इसका एक अन्य शासक हुआ विम कैडेफिसिस। विम कैडेफिसिस ने विदिशा में शासन किया। और कुषाण वंश का एक अन्य शासक था कनिष्क। कनिष्क के सिक्के कहाँ मिले हमें? हरदा शहडोल में मिले। कनिष्क ने उज्जैन के शक राजाओं को पराजित किया। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव, जिसके सिक्के हमें कहाँ मिले? जबलपुर में मिले। ठीक है। कनिष्क के राज दरबार में कुछ कवि थे, कुछ ज्ञानी हुए हैं, जैसे कि चरक। और कौन था कनिष्क के राज दरबार में? कनिष्क के राज दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन आदि। और अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र। ये राजकवि थे अश्वघोष। इनकी रचना क्या है? अच्छे से लिख देते हैं, एक बार रुकिए। ठीक। और अश्वघोष की रचना, अश्वघोष राजकवि थे। अश्वघोष की रचना थी बुद्ध चरित्र।
ठीक है। और कौन कौन से विद्वान हुए कनिष्क के दरबार में? वसुमित्र, बस कुषाण वंश इतना ही था। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ नहीं है, छोटा सा है, 4 लाइनें, कुछ है ही नहीं। कुषाण वंश एक विदेशी वंश है। संस्थापक कुजल कैडेफिसेस, कहाँ पे राजधानी बनाई? पुरुषपुर, मथुरा। एक कर्ण शासक हुआ कैडेफिसेस, इसने कहाँ शासन किया? नहीं, इसके जो एक सिक्का था वो कहाँ मिला है? विदिशा में मिले हैं, ठीक है। कुषाण वंश का एक और शासक हुआ कनिष्क। कनिष्क के सिक्के कहाँ मिले? हरदा शहडोल में मिले। कनिष्क ने उज्जैन के शक राजाओं को पराजित किया। कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, वसुमित्र। अश्वघोष की रचना है, राजकवि थे, उनकी एक रचना है बुद्ध चरित्र है। और कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव, जिसके सिक्के कहाँ से मिले? जबलपुर से मिले। कुषाण वंश समाप्त, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नागवंश। ये सब इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस हमें ये तो हिस्ट्री में पढ़ना ही है, बस हमें ये सब मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में हमें किसके सिक्के मिले, किसने कहाँ शासन किया, हमें बस ये देखना है थोड़ा बहुत, है ना। आता है नागवंश। परमार वंश है, चंदेल है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नागवंश, तो नागवंश के बारे में हम करेंगे। नागवंश एक प्राचीन राजवंश था। इस वंश के कुछ सिक्के जो है बृहस्पति नाग, गणपति नाग आदि के नाम पे मिले हैं, लेकिन ये जो मेन शाखा थी ये कहाँ की थी? ये मेन जो नागवंश था ये मथुरा का था। कहाँ का था? मथुरा का था। इसकी एक शाखा आई मध्य प्रदेश में, ठीक है। नागवंश की एक शाखा आई मध्य प्रदेश में, जिसका संस्थापक कौन हुआ? वृषनाग। मध्य प्रदेश में ये नागवंश मध्य प्रदेश का नहीं था, ये मथुरा का था, लेकिन मथुरा के नागवंश की एक शाखा मध्य प्रदेश में आई, जिसका संस्थापक कौन था? वृषनाग। कौन था? वृषनाग। अंतिम शासक कौन था? गणपति नाग, ठीक। संस्थापक कौन था नागवंश का? वृषनाग। अंतिम शासक था गणपति नाग। फिर राजधानी कौन सी थी? विदिशा थी। राजधानी क्या थी इनकी? विदिशा थी। नागवंश कहाँ का था? मथुरा की एक शाखा, मथुरा का नागवंश था। मथुरा की एक शाखा मध्य प्रदेश में आई, जिसका मध्य प्रदेश में संस्थापक था वृषनाग। अंतिम शासक गणपति नाग, ठीक है। सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है भीमनाग, जिसने क्या किया? अपनी राजधानी, तो इनकी विदिशा थी, जिसने अपनी राजधानी विदिशा से ग्वालियर बनाई। किसने बनाई? भीमनाग। कौन हुआ नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक? सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, ठीक है। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? विदिशा से क्या बनाई? ग्वालियर बनाई, ठीक। नागवंश मथुरा का नागवंश था। मथुरा की एक शाखा मध्य प्रदेश में आई, जिसका संस्थापक हुआ वृषनाग। अंतिम शासक था गणपति नाग। राजधानी थी विदिशा। नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था भीमनाग, जिसने अपनी राजधानी विदिशा से ग्वालियर बनाई, ठीक है। मथुरा के अब ये नागवंश कहाँ का था? मथुरा का था। तो मथुरा के नागवंश की राजकुमारी थी, जिसका नाम था कुबेर नागा। मथुरा के राजवंश की राजकुमारी, जिसका नाम क्या था? कुबेर नागा। कुबेर नागा। इसका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे विवाह हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय से, ठीक है। नागवंश के बारे में हो गया। संस्थापक वृषनाग, अंतिम शासक गणपति नाग, राजधानी विदिशा, भीमनाग।
सबसे शक्तिशाली शासक जिसने अपनी राजधानी विदिशा से ग्वालियर बनाई। ठीक, और कुछ, नागवंश आपका समाप्त। बस इतना ही था जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में था, सिर्फ 4 लाइन, कुछ नहीं है। ठीक है, नागवंश हुआ। अभी हमने कौन कौन सा वंश पढ़ा? अभी हमने पढ़ा शुंग वंश, उसके बाद हमने पढ़ा कुषाण वंश, फिर हमने पढ़ा नागवंश। ठीक, नागवंश का संस्थापक वृषनाग, अंतिम शासक गणपति नाग, राजधानी विदिशा, जो महत्वपूर्ण शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक भीमनाग, और उसने अपनी राजधानी विदिशा से क्या बना दी? ग्वालियर बना दी। ठीक है, हमारा नागवंश हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं दूसरे वंश में। क्या नाम है उसका? सातवाहन वंश। क्या नाम है? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। किसने की थी? सिमुक। सातवाहन की वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। ठीक है, ये पहले किसके थे? सामंत थे। ये पहले मौर्यों के सामंत थे। किसके सामंत थे? ये पहले मौर्यों के सामंत थे, फिर इन्होंने मौर्य वंश के सामंत थे, फिर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया और ये इन्होंने एक अलग वंश की नींव डाली। किसने डाली? सिमुक ने डाली। क्या नाम रखा? सातवाहन। तो सातवाहन वंश की नींव डाली सिमुक ने। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि सातवाहन वंश का एक शासक था जिसका नाम था शतकर्णी प्रथम। क्या नाम था? शतकर्णी प्रथम। क्या नाम था? शतकर्णी शतकर्णी प्रथम। तो सातवाहन वंश का शासक जो था शतकर्णी प्रथम, उसने क्या किया? उसने मालवा को जीता है। इसकी जानकारी हमें किस में मिलती है? सांची में उत्कीर्ण एक लेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि शतकर्णी प्रथम ने मालवा को जीता था। इसकी जानकारी हमें सांची में उत्कीर्ण एक लेख से मिलती है। ओके, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। एक अन्य शासक था, क्या नाम था? शतकर्णी प्रथम। उसने किसको जीता? मालवा को जीता। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है सांची में उत्कीर्ण एक लेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, उज्जैन से हमें कुछ सिक्के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? उज्जैन से हमें कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसमें शतकर्णी प्रथम का उल्लेख है। ठीक है, हमें कहाँ से सिक्के मिले? उज्जैन से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं उज्जैन से मिले सिक्कों में शतकर्णी प्रथम का उल्लेख है। उज्जैन से मिले सिक्कों में शतकर्णी प्रथम का उल्लेख है। और मध्य प्रदेश के जो विदिशा है अर्थात बेसनगर, वहाँ पे सातवाहन वंश का अंतिम शासक यानी कि यज्ञ श्री शतकर्णी के हमें सिक्के मिले हैं। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन है? यज्ञ श्री शतकर्णी। ये क्या है? अंतिम शासक है। इसके सिक्के हमें कहाँ से मिले? बेसनगर विदिशा से। ठीक, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने की। सातवाहन वंश का एक अन्य शासक था शतकर्णी प्रथम, जिसने क्या जीता? मालवा को जीता। मालवा को जीता। और शतकर्णी प्रथम के सिक्के हमें कहाँ से मिले? उज्जैन से मिले। यज्ञ श्री शतकर्णी अंतिम शासक है जिसके सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? बेसनगर विदिशा से मिले हैं। हमारा सातवाहन वंश कंप्लीट हुआ। ठीक है, कुछ नहीं है, बस यही है कि जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, शतकर्णी प्रथम के सिक्के हमें उज्जैन से मिले हैं, इसने मालवा को जीता।
यज्ञशील शतकर्णी के अंतिम शासक था। इसके सिक्के हमें बेसनगर विदिशा से मिले। इसकी स्थापना सिमुक ने की थी। बस बात खत्म, सातवाहन वंश खत्म। अब हम आते हैं, छोटे छोटे वंश हैं जैसे आभीर वंश, मगध वंश, है ना, छोटे छोटे से वंश हैं, ये पढ़ लें। फिर आते हैं वाकाटक वंश में, उसके बाद गुप्त वंश। छोटे छोटे वंश हैं आभीर वंश, आभीर वंश, फिर है मगध वंश, ठीक। आभीर वंश, आभीर वंश की स्थापना किसने की थी? ईश्वर सेन ने की थी। आभीर वंश की स्थापना किसने की? ईश्वर सेन ने की। आभीरों ने कहाँ शासन किया? इन्होंने शासन किया दक्षिणी मध्य प्रदेश में। कहाँ शासन किया इन लोगों ने? दक्षिणी मध्य प्रदेश में। आभीर वंश एक था जिसका संस्थापक कौन था? ईश्वर सेन था। इन्होंने कहाँ शासन किया? दक्षिणी मध्य प्रदेश में। फिर आता है मगध वंश। मगध वंश ने कहाँ शासन किया? मगध वंश ने शासन किया बघेलखंड। मगध वंश ने कहाँ शासन किया? तो मगध वंश ने शासन किया बघेलखंड में। फिर आता है बोधि वंश, ठीक। फिर कौन सा वंश आया? बोधि वंश। बोधि वंश ने कहाँ शासन किया? त्रिपुरी यानी कि जबलपुर में। कहाँ शासन किया? त्रिपुरी अर्थात जबलपुर में शासन किया। तो ये छोटे छोटे से वंश थे जिन्होंने शासन किया मध्य प्रदेश में। आभीर वंश जिसने दक्षिणी मध्य प्रदेश में शासन किया, संस्थापक था ईश्वर सेन। फिर आया मगध वंश जिसने बघेलखंड में शासन किया। फिर आया बोधि वंश जिसने त्रिपुरी जबलपुर में शासन किया, ठीक। अब कंप्लीट हुआ। कुछ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आभीर वंश ईश्वर सेन संस्थापक है, कहाँ शासन किया? दक्षिणी मध्य प्रदेश में। मगध वंश बघेलखंड में और बोधि वंश त्रिपुरी जबलपुर में, ठीक है, क्लियर है। चलो अब पढ़ते हैं वाकाटक वंश। कौन सा वंश? ये बस आप लोग अभी ऐसे पढ़ते चलिए, टेंशन मत लीजिए इसका। जब आप लोग बस एक बार वीडियो देखते चलिए, फिर क्या करेंगे, पूरा इसका ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, आपने एक बार वीडियो देख लिया, फिर उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव्स देखोगे ना, आपको सब कुछ क्लियर होगा। आपके माइंड में क्लिक होगा कि हाँ हाँ मैम ने ऐसा बताया था, हाँ मैम ने ऐसा बताया था। और ये सब कुछ भी MPPSC है, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो कोई भी वंश पूछ सकता है कि मगध वंश कहाँ शासन करता था, किससे संबंधित था, बोधि वंश कहाँ संबंधित था, है ना। आभीर वंश का संस्थापक कौन था? कौन था संस्थापक? ईश्वर सेन था, ठीक है। और मगध वंश ने कहाँ शासन किया? बघेलखंड में। बोधि वंश ने कहाँ शासन किया? त्रिपुरी जबलपुर में। वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं। वाकाटक वंश कब स्थापना हुई इसकी? 255 में। किसने स्थापना की? विंध्य शक्ति ने। किसने स्थापना की? विंध्य शक्ति ने, ठीक। वाकाटक वंश की स्थापना कब हुई? 255 ईस्वी में। किसने की? विंध्य शक्ति ने की, ठीक है। मूल निवास इनका कहाँ था? मूल निवास था इनका बुंदेलखंड। वाकाटक वंश किसके समकालीन था? वाकाटक वंश गुप्त काल के समकालीन था। किसके समकालीन था? गुप्त काल
के वाकाटक वंश किसके समकालीन था? गुप्त काल के समकालीन था। स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने। कब हुई थी? कब अस्तित्व में आया? 255 में। मूल निवास कहाँ था? बुंदेलखंड था। ठीक है। इस वाकाटक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। अब हम यहाँ पे कॉर्नर पे मैं काम करती हूँ। जो वाकाटक वंश के पूरे शासक थे उसको एक बार नोट डाउन कर देती हूँ। ठीक है। तो वाकाटक वंश के जो शासक थे उसको मैं पूरा एक बार नोट डाउन कर रही हूँ। विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति के बाद आता है प्रवरसेन प्रथम, फिर आएगा प्रवरसेन प्रथम के बाद आता है रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम के बाद आता है पृथ्वीसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम के बाद आता है रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय के बाद आता है, रुद्रसेन द्वितीय के बाद आता है प्रभावती गुप्ता, प्रभावती, प्रभावती के बाद आता है दिवाकर सेन, फिर दामोदर सेन, ठीक, दिवाकर सेन, फिर दामोदर सेन, फिर नरेंद्र सेन, और फिर आता है अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है। विंध्य वाकाटक वंश कब स्थापना हुई? 255 ईस्वी में। किसने की? विंध्य शक्ति ने। मूल निवास कहाँ का था? बुंदेलखंड का था। ठीक है। ये किसके समकालीन थे? गुप्त काल के समकालीन थे। अब यहाँ से देखोगे कौन है? पहले संस्थापक विंध्य शक्ति, फिर प्रवरसेन प्रथम, फिर रुद्रसेन प्रथम, फिर पृथ्वीसेन प्रथम, फिर रुद्रसेन द्वितीय, फिर प्रभावती, फिर दिवाकर सेन, फिर दामोदर सेन, फिर नरेंद्र सेन, फिर पृथ्वीसेन द्वितीय अंतिम शासक। पृथ्वीसेन द्वितीय कौन था? अंतिम शासक था। किस वंश का अंतिम शासक था? वाकाटक वंश का अंतिम शासक था। प्रथम शासक कौन था? विंध्य शक्ति। ठीक है। प्रवरसेन प्रथम जो था उसने क्या किया था? प्रवरसेन प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपका रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है। रुद्रसेन द्वितीय क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसने विवाह किया था प्रभावती से। किससे विवाह किया था? प्रभावती से विवाह किया था। प्रभावती किसकी पुत्री थी? प्रभावती पुत्री थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है। प्रभावती किसकी पुत्री थी? विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिसको हम क्या बोलते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते थे। ठीक है। उनकी पुत्री थी। तो विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ प्रभावती से। प्रभावती से विवाह तो हुआ। ठीक है। फिर प्रभावती किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी। रुद्रसेन द्वितीय के खत्म होने के बाद से सत्ता किसने संभाली? प्रभावती ने, अपने पुत्रों के संरक्षण में। ठीक है। और इसके कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र थे। कौन कौन से? एक था दिवाकर सेन, एक था दामोदर सेन। ठीक है। तो पहले दिवाकर सेन ने राज्य किया, फिर दामोदर सेन ने राज्य किया, और दामोदर सेन ही प्रवरसेन द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक था।
प्रवर सेन द्वितीय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक था। प्रवर सेन द्वितीय ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी कहाँ से कहाँ तक? नंदीवर्धन से प्रवरपुर तक। कहाँ से? नंदीवर्धन से प्रवरपुर तक अपनी राजधानी नंदीपुर से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया था? प्रवरपुर ले गया था। कौन ले गया था? प्रवर सेन द्वितीय। प्रवर सेन द्वितीय किसका पुत्र था? प्रवर सेन द्वितीय रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती का पुत्र था प्रवर सेन द्वितीय। पृथ्वी सेन द्वितीय जो अंतिम शासक था, इनके जो शिलालेख है वो कहाँ मिला है हमें? बालाघाट में मिला। पृथ्वी सेन द्वितीय का शिलालेख हमें कहाँ मिला है? ये था अंतिम शासक, इसका शिलालेख हमें मिला है। इसका शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहाँ प्राप्त हुआ है? बालाघाट में। ठीक। वाकाटक वंश, वाकाटक वंश विंध्य शक्ति ने स्थापना की। मूल निवास बुंदेलखंड। और उसके बाद प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम। उसके बाद आता है आपका रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती, दिवाकर सेन, दामोदर सेन। दामोदर सेन को और क्या बोला गया? प्रवर सेन द्वितीय। फिर नरेंद्र सेन, देन पृथ्वी सेन द्वितीय, अंतिम शासक। इसका शिलालेख कहाँ मिला? बालाघाट में मिला। प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक एक प्राकृत काव्य की रचना की थी। प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध, क्या नाम था? सेतुबंध। सेतुबंध नामक प्राकृत का प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य की रचना की। प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? प्रवर सेन द्वितीय ने। ठीक है, इस तरह से हमारा वाकाटक वंश होता है कंप्लीट। ओके, वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। कब की थी? 255 ईस्वी में। मूल निवास कहाँ था? बुंदेलखंड था। और विंध्य शक्ति के बाद कौन आया? प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम। रुद्रसेन द्वितीय ने शादी की प्रभावती से। प्रभावती के 2 पुत्र हुए, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। रुद्रसेन द्वितीय के खत्म होने के बाद शासन किसने संभाला? प्रभावती ने, अपने पुत्रों की संरक्षिका बनके। ठीक है, फिर प्रभावती किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। दिवाकर सेन, दामोदर सेन। दामोदर सेन को ही किस नाम से जाना गया? प्रवर सेन द्वितीय, जो कि एक महत्वपूर्ण शासक था। उसके बाद नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय अंतिम शासक था। प्रवर सेन द्वितीय ने अपनी राजधानी नंदीवर्धन से प्रवरपुर स्थानांतरित की। प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक, इम्पॉर्टेंट है, सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की। और पृथ्वी सेन द्वितीय जो कि अंतिम शासक था, इसका शिलालेख हमें कहाँ मिला है? बालाघाट में। हमने क्या क्या वंश पढ़े आज? हमने आज पढ़ा शुंग वंश, फिर हमने पढ़ा कुषाण वंश, फिर हमने पढ़ा कौन सा वंश? वाकाटक वंश, बोधि वंश, है ना, सातवाहन वंश। फिर पढ़ा हमने पढ़ा बोधि, मगध। ठीक है, हमने सारे वंश इतने कंप्लीट किए। अब गुप्त वंश है, थोड़ा सा बड़ा है, जो कि मध्यकाल का चालू हो रहा है। ठीक है, तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप थोड़ा सा रिवाइज़ करिए और आप बिल्कुल भी वो मत बिल्कुल वरी मत होइएगा, चिंता मत करिएगा बिल्कुल भी कि अरे इतना सब कुछ हमें कैसे याद होगा। हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, उन सब के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। जब तक आप सिर्फ क्लासेस देखिए, क्लास में कंसंट्रेट करिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करिए। ठीक है, और उसके बाद पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो अपने आप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अपने आप आपको सब कुछ बनेगा। आप सिर्फ एक बार रिवाइज़ करिए, पढ़िए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।